हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टाइप टू लर्न। माय नेम इज दीक्षा सारस्वत और आज हम डिस्कस कर रहे हैं रीड रिप्लेस एसपी टीजीटी होम साइंस 2018 का सेकंड पार्ट। ठीक है, इससे पहले 50 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं और उसका जो लिंक है वो आई बटन में आपको मिल जाएगा और साथ में प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि 2018 का पेपर बहुत ही डिमांडिंग था, इसीलिए मैं इसे बहुत ढूंढ के लेके आई हूँ। ठीक है, तो ट्राई करिए जितना हो सके उतना आप शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है increased intake of sodium in diet leads to low blood pressure, frequent urination या elevating blood pressure और frequent sweating। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, जो जो हाई सोडियम डाइट होती है, यानी कि ज़्यादा सोडियम लेने से, सोडियम मतलब सॉल्ट जो हम लेते हैं, मतलब सोडियम लेते तो और भी फॉर्म्स में है, जैसे आप दूसरा सोडियम जैसे बेकिंग सोडा भी होता है वो भी लेते हैं, बट जो कॉमन जो हम लेते हैं वो NaCl ही है। ठीक है, तो क्या होता है जब ज़्यादा सॉल्ट हो जाता है बॉडी में, सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट जो है वाटर को, मतलब जो वाटर है, जब बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा होता है तो वाटर ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो जब वाटर ज़्यादा हो जाता है ब्लड वेसल्स में, तो उनमें प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि ज़्यादा, देखो एक छोटी सी वेसल है, उसमें आप जितनी उसकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा अगर उसमें कोई चीज़ डालोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा ही। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ होता है और उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और साथ में ये मतलब जो हाइपरटेंशन है, और साथ में ये बहुत सारी हार्ट डिसीजेस को भी फिर ये जन्म देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी जो है आपका, क्रोमेटोग्राफी आपका ऑप्शन फोर्थ है, जो कि क्रोमेटोग्राफी इज अ लेबोरेटरी टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, एक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, और इसके कई सारे टाइप्स, जैसे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है आपकी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, HPLC होती है, थिन लेयर होती है, तो इस टाइप की बहुत सारी क्रोमेटोग्राफीज हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलोरी इज, तो इसमें से क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कैलोरी क्या है आपका, एनर्जी का मेजर है। ठीक है, मतलब आप जैसे इसका जूल भी होता है, एक तो मतलब जो एनर्जी का बोल रही हूँ, तो एनर्जी का आपका जूल भी होता है और कैलोरी भी होता है। अगर जूल की बात करेंगे तो वो फोर्स में आएगा, और यहाँ पे जब बात कर रहे हैं हम तो वो आएगा टेम्परेचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, मैच द फॉलोइंग डिसीज और सिम्टम्स विद न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया पेलाग्रा, बेरीबेरी, कोइलर्शिया, ज़ेरोफ्थेल्मिया, फिर यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, तो ये मैच करना है कि कौन किसकी डिफिशियंसी से कौन सा होता है। तो पेलाग्रा होता है आपके नियासिन की डिफिशियंसी से, बेरी होता है थियामिन यानी कि B1 की वजह से, कमी से, और फिर आपका कोइलनेशिया आयरन से, मतलब कोइलनेशिया मतलब जो आयरन स्पून, आयरन सॉरी जो आयरन की डिफिशियंसी से स्पून शेप नेल हो जाते हैं वो, और फिर आपका ज़ेरोफ्थेल्मिया है रेटिनॉल की डिफिशियंसी। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन करेक्ट बन रहा है फर्स्ट का सेकंड, बी का आपका फिफ्थ है, तो फिर सी का वन है, या इट इज सी, ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्रूड फाइबर इन फूड इज, इसका प्रॉपर सीक्वेंस बताना है। ठीक है, क्रूड फाइबर मतलब जो कि जो डाइजेस्ट नहीं होता वो फाइबर है, तो उसका डाइजेशन का सीक्वेंस बताना है, मतलब उसके एस्टिमेशन के कैसे किया जाता है उसका सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, जैसे एक प्रोसेस बता देती हूँ पहले मैं, कि पहले उसे बॉईल किया जाता है H2SO4 के साथ। H2SO4 यानी कि जो आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और फिर उसको फिर से वॉश करा जाता है, बट इसमें वो मेंशन नहीं है, और फिर उसे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कि NaOH के साथ फिर से
किया जाता है, डाइजेस्ट या बॉईल किया जाता है, और फिर उसका जो रेसिड्यू बचता है उसे फिर मतलब वे लिया जाता है उसका। तो सबसे पहले आपका जो सेकंड ऑप्शन आएगा यहाँ पे कि उसे वेट किया जाता है, और मतलब जो भी ले रहे हैं उन्हें सैंपल उसे, ठीक है, वो सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसका डाइजेशन होता है इसके साथ H2SO4 के साथ, फिर उसका होता है NaOH के साथ, एंड फिर जो लास्ट में बचता है उसको वो क्या करते हैं, ड्राई करके वेट करके सैंपल वो उन्हें मतलब ड्राई करके मिल जाता है, जितना भी क्रूड फाइबर उसमें बचा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बेटर है करेक्ट वो आपका है यानी कि ठीक ठीक है, सेकंड ऑप्शन। फिर है 156 एडिशनल एनर्जी एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एज फॉलोज। तो अभी तो न्यू आरडीए है, बट जो पहले वाला आरडीए है उसके अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे आपका 350 कैलोरीज एंड 515 ग्राम प्रोटीन। तो ये पहले का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, यानी कि 2018 का है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम इज इम्पोर्टेंट फॉर, आपका किसके लिए इम्पोर्टेंट है मैग्नीशियम, आपका है बॉन फॉर्मेशन के लिए। वैसे तो देखो वाटर रिटेंशन ना हो बॉडी में इसके लिए ज़रूरी है, बोल मूवमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है, बाउल मूवमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है, बट जो सबसे ज़्यादा इसका मेन रोल होगा वो यहाँ पे बॉन फॉर्मेशन में होगा, क्योंकि जो बोन जब बोन में जो सेल्स होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ये दोनों ही मतलब उनका फॉर्मेशन इससे इफेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो मैग्नीशियम है ये पैसिव फॉर्म में उसमें स्टोर नहीं होता, मतलब पैसिव फॉर्म में स्टोर नहीं होता, वैसे स्टोर होता है बट वो फंक्शन भी वहाँ पे परफॉर्म करता है, जैसे बोन का स्टेबलाइजेशन उसमें, बोन की ग्रोथ में और बोन मिनरलाइजेशन में ये लगातार काम करता रहता है। फिर 158 है द कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में भी एज रिलेटेड चेंजेस ड्यू टू डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। तो जो एस्ट्रोजन होता है जब मेनोपॉज के स्टेज में पहुंचती है कोई भी लेडी, तो एज रिलेटेड है वो, और एज रिलेटेड है, और मैं मतलब जो एस्ट्रोजन है वो बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, और इसीलिए जब ये एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो उनकी बोन मतलब उनके फ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बोन कमज़ोर हो जाती हैं, और ये फिर उनमें ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटोला बिलोंग्स टू, तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आ जाता है, गुजरात, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिएंटल वर्ड करबसीना इन, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गई हो, इन संस्कृत मीन्स, तो यहाँ पे है करपासा, यानी कि आपका ये तो संस्कृत वर्ड है करपासा, वैसे ये जो है कपास यानी कि कॉटन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन बाउंड हीलिंग, इट इज जिंक, तो मेजर एलिमेंट है, इनमें से कोई नहीं होता। इसके अलावा आपका जो है इन्वॉल्व होने वाला जो ट्रेस एलिमेंट है वो है आयरन और कॉपर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन बाय जेंडर मेथड इज, तो देखो वैसे इसका ऑप्शन डी सही बैठेगा, बट इसमें भी कुछ गलती है। अगर ये बोल रहे हैं कि ड्राइंग एंड वेइंग सैंपल, तो अगर ये ड्राइंग की बात हो रही है तो ड्राइंग तो बिफोर आफ्टर द प्रोसेस होगा, बट अगर सिर्फ वेइंग का यहाँ पे दिया होता तो वो पहले होता, तो उसके हिसाब से तो ये ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए वन। और अगर जो है ये लास्ट मतलब जो लास्ट की बात हो रही है तो ये ऑप्शन वन यहाँ आना चाहिए, बट ये ऑप्शन आपको करेक्ट बैठेगा कैसे, क्योंकि पहले थर्ड ऑप्शन यानी कि पहले उसे डाइजेस्ट करा जाएगा H2SO4 के साथ, और उसके बाद में डिस्टिलेशन होगा, डिस्टिलेशन के बाद में टाइट्रेशन होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है कि अगर यहाँ पे ड्राइंग और वेइंग सैंपल है तो ये तो आएगा लास्ट में, और सिर्फ अगर जब सैंपल लिया जा रहा है सबसे शुरू में तब उसका वेट लिया जा रहा है वो वाला प्रोसेस आएगा पहले। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज state the sequential order of steps to be taken for successful outcome of nutrition program for the community. It is B, क्यों, पहले आप आइडेंटिफाई करोगे टारगेट को, मतलब टारगेट क्या है आपका, कौन सी कम्युनिटी में आपको जाना है, देन प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम कि क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको कौन से पे ध्यान देना है,
फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करोगे। सेट करने के बाद आप रिसोर्सेज को मोबिलाइज करोगे। उसके बाद स्कीम इम्प्लीमेंट होगी और स्कीम इम्प्लीमेंट होने के बाद उसका मोनिटाइज मतलब उसे जो है मॉनिटर करोगे और इवेल्युएट करोगे। नेक्स्ट इज recommended daily dietary allowances for 0 to 6 month old infant for protein is 1 gram per kg body weight. Okay. I think या ये पुराना आदि है वैसे, तो इसके अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। वैसे अगर इसमें कोई चेंज हुआ, अगर वैसे देखिए, अगर अब की बात मैं करूँ तो अब आपको 2020 का जो आरडीए है 2020 का, उसके अकॉर्डिंग पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन मील्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय एज। तो ये फॉर्मूला यूज होता है अगर आयरन को, सॉरी रेटिनॉल को कैलकुलेट करते हैं तो। ठीक है। द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड टू प्री स्कूलर एट आईसीडीएस शुड प्रोवाइड। तो ये आपका जो जो प्री स्कूलर्स होते हैं उनको 300 कैलोरीज एंड 8 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करने का प्रावधान है। द करेक्ट एज फॉर इंट्रोड्यूसिंग वीनिंग फूड टू एन इन्फेंट इज 6 मंथ। 6 महीने तक सिर्फ उसे माँ का दूध दिया जाता है, उसके बाद दूध छुड़ाया जाता है। दूध छुड़ाने की प्रोसेस को वीनिंग बोलते हैं और वीनिंग की जाती है 6 मंथ के बाद। ठीक है। एंड एथलीट हेल्दी ईटिंग पैटर्न शुड कैसा होना चाहिए, these involve 3 squares meal only, या फिर sporadic होना चाहिए, eat only when they hungry, include small snacks throughout the day to avoid hunger, include a huge filling meal after each workout। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। और दूसरा है आपका ओनली 3 मील्स, तो उसमें भी काम नहीं चलेगा। उन्हें फुल 3 मील्स भले ही लेने चाहिए, बट उन्हें छोटे छोटे और मतलब फ्रीक्वेंट मील की नीड होती है, क्योंकि हाई एनर्जी की डिमांड होती है। तो ये आपका कुछ हद तक सही है, बट ये भी नहीं कह सकते कि आपकी उन्हें स्नैक्स पे ही डिपेंडेंट रहना चाहिए। स्मॉल स्नैक्स नहीं, बल्कि यू कैन से स्मॉल मील्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिशन एथलेटिक्स हैज बीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी, इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर परफॉर्मेंस देन रिकवरी। क्यों? क्योंकि देखो, परफॉर्मेंस के टाइम पर उनको, वैसे तो परफॉर्मेंस और रिकवरी, रिकवरी मतलब कि परफॉर्मेंस के बाद बहुत बॉडी में थकान हो जाती है, उसमें कुछ मतलब डैमेज भी हो जाती है सेलुलर टिश्यूज, तो उसके बाद जो रिकवरी करनी है, मतलब वापस से उनकी जो एनर्जी और सब फुलफिल किया जाए, तो वो रिकवरी भी ज़रूरी है। तो उस हिसाब से तो वैसे दो ही होने चाहिए, पर जो ऑप्शन में दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलें तो ये बी करेक्ट होगा। ठीक है। फिर है ड्यूरिंग अ वर्कआउट एन एथलीट शुड। तो इसका आंसर है वर्कआउट के दौरान। तो वर्कआउट के दौरान तो उतना ही पानी पीना चाहिए जितना कि वो उसे एक्सक्रीट कर रहे हैं। जितना वो पी सकते हैं का मतलब नहीं है, जितना वो पी सकते हैं से मतलब नहीं, क्योंकि फिर वहाँ निगेटिव बैलेंस होगा। ठीक है। इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी में। फिर है साइनोजेनिस केमिकल कंपाउंड विद फार्मूला ऑफ। तो इसका जो मेन वैसे जो फार्मूला होता है C2N2 होता है, बट इसे इससे भी डिनोट करते हैं CN2 से। ठीक है। CN, हाँ मतलब ब्रैकेट है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। सेम ही बात है। देन 172 लेक्टिन्स आर कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। यस, इट इज ट्रू। फिर है आपका कॉज ऑफ फोबिया कुड बी इमोशनल, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। देन आपका है 174 चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन इंटरेक्टिंग विद peers or problems with expressing their wishes and needs to other can be labeled as internalizing problems। क्यों है? क्योंकि ये जो इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम मतलब आंतरिक परेशानियां हैं वो, और ये क्या है जो कि मतलब वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है उसमें, या फिर एनजाइटी हो सकता है, ये सब इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स हैं। देन है आपका 175 जो कि है
rears up in institution lead to tend to be quite passive, unhappy, emotional disturbed. तो ये सारी देखी जा सकती हैं जो कि इंस्टीट्यूशन में पले बड़े होते हैं, वो भी मतलब इन्फेंसी से वो पल रहा है तो उसे फैमिली का तो एटमॉस्फेयर नहीं मिला, कितनी चीजें उसने मिस कर दी। और मतलब जैसे देखिए एक पेरेंट होते हैं वो अच्छे से केयर करते हैं, उतना कोई दूसरा वो भी इंस्टीट्यूशन में नहीं कर पाता, वो चीजें उसे नहीं मिल पाती, इसलिए उसमें ये सारी चीजें देखी जाती हैं। Then who stated the term personality has come into scientific usage to designate the product of socialization as of any given moment with any given individual. It refers to whole of what the individual has acquired through socialization. तो ये जो किया था स्टेटमेंट जिसका है वो है लव पेयर एंड फ्रेंड्स वर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो ये आपका इसका तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट था। देन आपका है चिल्ड्रन एंगेज इन सिंबॉलिक प्लेइंग व्हिच दे प्रिटेंड दैट वन इज another object and in which they imagine increasingly complex sequences of events and actions at the age of। तो आपका वैसे जो 3 इयर्स तक जो बच्चा होता है वो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस उसके मतलब वो अच्छे से चीजों को और भी कॉम्प्लेक्स वे में समझने लगता है, मतलब ये सिंबॉलिक प्ले की बात हो रही है। सिंबॉलिक प्ले मतलब वो जैसे एक मान लीजिए एक उसके पास एक टेडी बियर का ही एग्जांपल है, टेडी बियर को फीड कराना इज अ सिंबॉलिक प्ले। वो उसे क्या है लाइव मान रहा है, उसे फीड करा रहा है, उसे फिर उसे सुला भी रहा है, तो वो सब क्या सिंबॉलिक प्ले। तो ये आपका 5th to 6th तक की एज तक देखा जा सकता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट इरिक्शन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट मोस्ट क्लोजली मैचेस फ्रूट्स। ये आपका है ओरली स्टेज, क्योंकि दोनों ही 1 ईयर के हैं, मतलब 1 ईयर की तक का पीरियड है इनका। और इनमें ये है मतलब ये एक जैसे थोड़ा बहुत क्यों एक जैसे करा गया है इन्हें कि क्यों क्लोजली रिलेटेड है, क्यों क्योंकि देखो ये जो दोनों फोकस है ये अर्ली एक्सपीरियंस की इम्पोर्टेंस पे बल देते हैं, इनके फोकस है उनके ऊपर। और बट इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंस भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप Piaget's theory assertion है Piaget's theory is concerned about quantities changes in intellectual development, that is wrong क्योंकि ये आपका है qualities changes in intellectual development, ठीक है, तो ये तो आपका हो गया गलत। Then reason है Piaget's theory studies changes in structure of intelligence, how thinking gradually moves from sensory motor to abstract reasoning through the span of childhood towards adulthood। तो ये आपका जो है ए आपका है फॉल्स और आपका आर इज ट्रू। नाउ लीस्ट एब्रेशन रेसिस्टेंट फैब्रिक वुड बी योर कॉर्ड्यूरॉय क्यों मतलब ये जो एक तरह का कॉटन वाला ही फैब्रिक है। और यहाँ पे बात हो रही है अब्रेशन रेसिस्टेंट की, तो अब्रेशन रेसिस्टेंट वो होता है जैसे मान लीजिए किसी फैब्रिक में मतलब वो कहीं पे उसका सरफेस रब हो गया या गलती से जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं घर्षण हो गया उसका किसी सरफेस उसके सरफेस का, तो वो खराब ना हो या उस पे स्क्रैच ना आए, या वो आप समझ सकते हैं कि मतलब कोई चीज़ ऐसे दूसरी चीज़ से उसका मतलब वो रब होगी तो उसमें कुछ डैमेज भी हो सकता है, उसका सरफेस खराब हो सकता है। अब्रेशन रेसिस्टेंट मतलब वो खराब ना हो। देन आपका है असर्शन सेम पैटर्न कैन बी यूज्ड फॉर नीटेड एंड वूवन, ये वूवन होगा आपका वूवन फैब्रिक्स। रीजन है knitted एंड वूवन फैब्रिक्स हैव सेम प्रॉपर्टीज, तो ये है आपका गलत क्योंकि इनकी सेम प्रॉपर्टीज होती नहीं है। फिर आपका सेम पैटर्न कैन बी यूज्ड तो सेम पैटर्न कैन नॉट बी यूज्ड, क्यों क्योंकि इनमें मतलब एक पैटर्न को जो नीटेड फैब्रिक पे यूज हुआ हुआ जो पैटर्न है उसे करने जाएंगे तो उसके लिए बहुत सारी मतलब एक तरह से पूरा सब कुछ चेंज ही करना पड़ेगा प्रोसेस, ठीक है। तो ये बहुत ही रेयर चांसेस में पॉसिबल है। और फिर आप कहें ये सेम प्रॉपर्टीज है तो सेम प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं होती, क्यों
क्योंकि जो आपका मतलब जो निट फैब्रिक है, निट फैब्रिक एक ही कंटिन्यूअस थ्रेड से बना होता है और ये ऑल ओवर स्ट्रेच करता है जो निटेड फैब्रिक होता है, और वूवन जबकि आपका डायगनली स्ट्रेच करता है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट ही होती है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये दोनों ही false है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। 182 question series of loops that insect horizontally in a fabric are called courses। अगर यहाँ बात होती वर्टिकल की तो आपका होता आंसर वेव्स, तो यहाँ पे आपका कोर्सेस सही है। देन आपका है डायरेक्ट डाइज ब्लीड व्हाइल वॉशिंग, या इट इज करेक्ट। therefore डायरेक्ट डाइज फैब्रिक आर आफ्टर ट्रीटेड विद केटोनिक एजेंट्स, तो ये आपका है गलत। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट डाइड फैब्रिक हैं जिन पे डायरेक्ट डाइज लगानी होती हैं उन्हें आफ्टर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, उन्हें क्या दिया जाता है? प्री ट्रीटमेंट। ठीक है, प्री ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाता है। उन्हें कैसे और क्या मतलब उसमें मोनो और बाई रिएक्टिव केटोनिक एजेंट यूज किए जाते हैं जिससे, और वो भी उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसे न्यूट्रल कंडीशन में भी ड्राई किया जा सकता है विदाउट एडिशन ऑफ सॉल्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ए आपका ऑप्शन करेक्ट है। देन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फॉर पॉलिएस्टर रेंजेस बिटवीन, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, 150 to 140। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन finish hundreds of garments at one time by a single operator, it is tunnel finisher। नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वाज क्रिएटेड इन नवंबर 1989। देन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू यार्न स्लिपेज, तो ये सारे ही हैं। क्यों? यार्न स्लिपेज स्मूथ ने अगर स्मूथ होगा तो भी हो सकता है, अगर लूजली वूवन है मतलब यार्न ठीक से मतलब टाइटली वूवन नहीं है तो भी, और पुअर फिनिश की वजह से भी हो सकता है। देन आपका है फेलियर ऑफ ग्रोथ, इरिटेबिलिटी, स्किन चेंजेस, हेयर चेंजेस आर द सिम्टम ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज फॉलोइंग स्टेज, तो आपका जो सेंसरी मोटर जो आपकी स्टेज है वो करेक्ट है। ठीक है, और तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि जो है फंक्शनल स्टेज उसमें नहीं होती है, और जो पोस्ट ऑपरेशनल है पोस्ट ऑपरेशनल नहीं होती है बल्कि यहाँ पे होती है प्री ऑपरेशनल। ठीक है, हाँ ठीक है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ए ऑप्शन है इज करेक्ट। देन 190 इज द थर्ड पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज सुपर ईगो, पहले आपका इड ईगो सुपर ईगो। ठीक है, देन आपका है अ वैल्यू इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू पर्सन हु ओन्स इट, किसने कहा ये? हु सेड दिस, तो ये ग्रॉस एंड क्रेंडल ने कहा है। देन द एक्टिविटीज व्हिच पाइल अप ऑन ईच अदर एट पैक्ड पीरियड्स आर कॉल्ड पीक लोड्स, ये मैंने पहले जो सॉल्व करवाया उसमें भी था। ठीक है, नेक्स्ट है 193 डैश कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ यूजिंग फैमिली रिसोर्सेज टू अचीव फैमिली गोल्स, इट इज होम मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका a step to description of flow of movements in the task to avoid unnecessary motion in your process chart। ठीक है, क्योंकि स्टेप टू स्टेप उसमें होता है डिस्क्रिप्शन। देन आपका है गेटिंग रिजल्ट्स थ्रू पीपल इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है 190 आपका 6। ठीक है, द वर्ड कॉटन इज derived फ्रॉम अरेबिक कॉटन और which means a plant found in conquered land। ये पहला आपका 2015 का क्वेश्चन पेपर था उसमें भी था। नेक्स्ट है a generic term for a fiber filament or staple or material suitable for knitting or weaving is yarn। ठीक है, पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है a line where collar is joined to neck, it is your neck line। then next question है dash does not include in the principles of design, it is you। ये सारे आपके हैं रेडिएशन बैलेंस और राइम रिदम। देन है
To remove stain of dash, sponge with oxalic acid, rinse swell spread with salt and lemon and place sun. It is iron rust. ठीक है, यानी कि लोहे का जो जंग लग जाता है उससे जो स्टेन लगता है। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो था यहाँ तक, ये मतलब क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आगे भी मैं और भी आपके लिए लेकर आऊँ, और इसे शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपना काम कर दिया। थैंक यू सो मच।